गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए यूपी के शामली, ढिंजाना का आजाद शेख और लखीमपुर खीरी से सुहेल के पकड़े जाने पर उनसे हुई पूछताछ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ढिंजाना निवासी आजाद शेख और उसके साथियों से पूछताछ में सामने आया कि पाकिस्तानी समर्थित आतंकी हैंडलर्स ने हथियार सप्लाई के लिए हाईवे किनारे नामक कोड वर्ड तैयार किया हुआ है। इसी कोड का इस्तेमाल कर राजस्थान के हनुमानगढ़ से लेकर अहमदाबाद तक हथियारों की डिलीवरी कराई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार अबू खदीजा और अबू अलहा नामक आईएसआई के हैंडलर्स ने हथियार सप्लाई की पूरी लॉजिस्टिक चेन के कोड भाषा में संचालित किया। टेलीग्राम कॉल पर बातचीत के दौरान आरोपी हथियारों की डिलीवरी लोकेशन को हाईवे किनारे कहकर संदर्भ देते थे, ताकि इंटरसेप्शन में एजेंसियां इसे सामान्य बातचीत समझकर नजरअंदाज कर दें। ये कोड इतना प्रभावी था कि हनुमानगढ़ से हथियार उठाने के स्थान को भी इसी तरीके से चिन्हित किया गया। पूछताछ में आजाद ने यह कबूल किया है कि उससे भी इसी कोड का इस्तेमाल कर संपर्क किया जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि अबू खदीजा और अबू अलहा ने टेलीग्राम पर टील नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ था। इस ग्रुप में हथियारों की तस्वीरें, सप्लाई लोकेशन, भारत में हमले से जुड़े निर्देश, देश विरोधी योजनाओं की चर्चा खुले तौर पर होती थी। करीब 200 से अधिक सदस्य इस ग्रुप में सक्रिय थे, जिनमें से अधिकांश अब रडार पर है। इसी बीच इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। किस तरीके से कोड वर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, इसको लेकर अब ये तमाम कोड वर्ड्स भी निकलकर सामने आए हैं। टील नाम का एक ग्रुप बनाया हुआ था, इस ग्रुप में हाईवे किनारे, इस तरह के तमाम कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी भी शक के घेरे में ना आए। हालांकि ये पर्दाफाश अब हो चला है। हथियारों की सप्लाई का ये जो चेन है, ये जो पूरा नेक्सस चलाया जा रहा था, इसका अब पर्दाफाश हुआ है, जिससे बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है। हालांकि कौन कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है, किस तरीके से ये अंजाम दे रहे थे और कौन कौन जो ग्रुप है सक्रिय था, अधिकांश अब रडार पर है। लगातार उन पर जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। क्या क्या वो कोड वर्ड्स थे, किस तरीके से ये पूरा ग्रुप चलाया जा रहा था, इस जहरीली आतंकी साजिश पर ये जो चोट पहुंचाई गई है, ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इसको लेकर और जानकारियां आपको देते हैं। दरअसल गुजरात में पकड़े गए आतंकियों पर यह बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी साजिश पर यह बड़ी चोट है। हाईवे किनारे हथियारों का कोड वर्ड सेट किया गया था। ऐसी तमाम कोड वर्ड्स थे। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया था, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड होता है। आतंक का पार्ट इस पे पढ़ाया जा रहा था। एटीएस की रडार पर 200 से अधिक संदिग्ध हैं अभी, जो कि लगातार रडार में हैं, जिन पे जांच पड़ताल हाथों हाथ हथियारों का ये नेटवर्क चला रहे थे। यानी कि सप्लाई का चेन देखिए आप। जांच एजेंसियों को भ्रमित करने की साजिश थी, जिसके चलते यहाँ पर ये कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। यूपी को नया ठिकाना बनाना चाहते थे आतंकी। यहाँ पर यूपी एटीएस और एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं। लगातार ये जो तमाम संदिग्ध हैं, इनको रडार में रखा गया है और यूपी के कई नौजवानों के साथ संपर्क में भी थे। नौजवानों को यहां पर संपर्क कर रहे थे, संपर्क साध रहे थे। गिरफ्तार सुहेल और आजाद ने लखनऊ की रेकी भी की थी। ये साफ बताता है कि किस तरीके से यूपी को नया आतंकी अड्डा बनाने की तैयारी में थे। हालांकि पर्दाफाश इसको लेकर किया गया है और तमाम जो कोड वर्ड्स यहाँ पर रखे गए थे, टेलीग्राम का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था, ये तमाम चीजें और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरुण पनवार शामली से जुड़े हैं। वरुण, आपके पास मैं आऊंगी। वरुण, क्या क्या ये कोड वर्ड्स रहे, कौन कौन सा ग्रुप था, कितने संदिग्ध अभी तक पकड़े गए हैं, क्या इनकी एक्चुअल साजिश थी? बिल्कुल वरुण, चलिए आपके पास वापस आएंगे और जानकारी आपसे लेंगे और इस पूरे मामले को लेकर आइए और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वेद भूषण शर्मा जी, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, वो जुड़ गए हैं। वेद भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से ये आतंकियों का प्लान एक्सपोज हुआ है, सर देखिए किस तरीके से कोड वर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। बाकायदा टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ था और सप्लाई चेन बिल्कुल हैंड टू हैंड यूपी को यहाँ पर आतंकी अड्डा बनाने की तैयारी थी। देखिए, गुजरात हमेशा से ही इस तरह की चीजों के लिए जाना जाता है, क्योंकि मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चूंकि गुजरात से आते हैं, तो और गुजरात के अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है
बल्कि हिंदुस्तान में खास तौर से एक जो आतंकी मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर इस तरह का एक मैसेज है कि किसी भी तरह से जो प्रेजेंट सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार है, चाहे मोदी खुद है, वो हमेशा निशाने पर रहे हैं। और इसलिए गुजरात हमेशा से इस तरह की आतंकियों का एक तरह से जन्मदाता रहा है। अब जिस तरह से ये तमाम चीजें टेलीग्राम पर ग्रुप बनाना, अभी आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से लाल किले पर ब्लास्ट हुआ, पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई अनपढ़ जाहिल पुराने टाइप के लोग नहीं है, ये बिन लादेन के टाइप के लोग हैं जो कि बहुत ही जीनियस, पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड है। उनको पता है कि उनको कैसे तमाम पुलिस की एजेंसी से अपने आप को छिपा कर रखना है, बचा कर रखना है। इसलिए अल-फला जैसी यूनिवर्सिटी से तमाम चीजें ऑपरेट हो रही थी, तमाम चीजें पब्लिक के सामने आई हैं। उसी तरह से गुजरात में अब ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है, वो मॉड्यूल कहीं ना कहीं बताता है कि इनका इरादा पूरे देश को दहलाने का था। उत्तर प्रदेश चूंकि इनके लिए हमेशा हिट पर रहा है, क्योंकि वहां पर अयोध्या का जब से मामला हुआ है, या योगी जी की सरकार प्रमुखता से जिस तरह से जो इस तरह के तत्व हैं उनके खिलाफ बहुत स्ट्रांग देने की मैसेज देने की कोशिश करती रही है, चाहे डिमोलिशन उनके किए गए हों, बड़े बड़े टेररिस्ट, बड़े बड़े उग्रवादी, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के किए गए हों, तो उत्तर प्रदेश इनके लिए हमेशा हिट पर रहा है। परंतु जो गुजरात से जहां से ये अभी तमाम जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना डाटा तैयार किया, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा ग्रुप है जो जल्दी से इंटरसेप्ट करना, उसको डिसाइफर करना आसान नहीं है। और जिस तरह से डिजिटल इम्प्रिंट उसके अंदर आते हैं, और उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक लिमिट है, 255 या 256 से ज्यादा मेंबर्स आप नहीं रख सकते, पर टेलीग्राम में आप हजारों लाखों लोगों को इंक्लूड कर सकते हो, एक बड़ा ग्रुप बना सकते हो, ऑल इंडिया के लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा ग्रुप बना सकते हो जिसकी जानकारी किसी को ना हो। तो ये जो बिल्कुल, वाकई यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है टेलीग्राम को। सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ऐसे तो देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। ऐसे तो तमाम आतंकी जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, और देखिए कितने स्मार्ट हो चले हैं कि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ये बेहद बड़ी डिफिकल्टी कहीं ना कहीं इंटेल के लिए भी हो जाती है। इससे पार पाने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले नमस्कार। आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मेरे जो वेरी डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक सवाल आपकी है उसका इलाज यही है कि गो इंडियन, इंडिजिनस प्रोडक्शन। हर सोशल मीडिया, ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान वही फेसबुक या व्हाट्सएप या आपका यूट्यूब इन्हीं को ही फॉलो करते रहेगा। समय आ गया है हिंदुस्तान का जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे हमारे पास सोशल जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिएट करना निहायत ही आवश्यक है। जितना जल्दी हम ये विदेशों का या पश्चिम देशों का प्लेटफॉर्म को दूर रखेंगे उतना ही बढ़िया है, ताकि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल, मॉनिटरिंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादातर सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हम इनके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, ताकि इस किस्म की जो कोऑर्डिनेशन, जो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, इनके ऊपर कोई पाबंदी लाया जा सकता है। इसके ऊपर काफ़ी सोच विचार चल रही है, ऊंचे लेवल पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन शुरू हो गया है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं है। जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, जब तक हम दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, पाकिस्तान और जो देश हैं, हमारे देश की जो इनिमिकल फोर्सेस हैं, ये अपना कार्रवाई करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक ज़रूरी है, समय आ गया है, एक फॉर्मल ऑफिशियल एक स्ट्रक्चर चाहिए। उसमें सिविल मिनिस्टर होना चाहिए, उसके नीचे जो सर्विसेज, मल्टी डोमेन सर्विसेज के एक्सपर्ट्स होना चाहिए, और उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलिए, चाहे आप और कोई नाम से बोलिए। लोग कहते हैं कि पिछले चंद एक महीने में ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक ओपन सोर्स जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कोई शुरुआत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक नया न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल मतलब जो पहले जो लड़ाई होता था 20th सेंचुरी में, उस किस्म की ये लड़ाई नहीं है, ये हाइब्रिड किस्म का लड़ाई है। ये हाइब्रिड किस्म की लड़ाई को हमें अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के डॉक्ट्रिन में लाना निहायत आवश्यक है। हर डॉक्ट्रिन, हर पहलू को
सूझबूझ से सोच विचार करके थिंक टैंक या हमारा कोई नीति आयोग या और कोई डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट में स्पेशल डोमेन एक्सपर्ट जो है उनको लाके दिमाग लगा के बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज का कोई काउंटर मेजर का अपनाना निहायत आवश्यक है। बैक टू यू प्लीज। बिल्कुल, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आतंकी उमर का वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी उमर ने ये वीडियो बनाया था। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की वो पैरवी कर रहा है, वीडियो में मरने की वकालत कर रहा है, वीडियो में जिहादी जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में मरने की वकालत, वीडियो में जिहादी जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। ये नया वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि लगातार सर्कुलेट हो रहा है। वीडियो में आप देखिए किस तरीके से जिहादी जहर उगल रहा है, यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा है। ये वीडियो अब लगातार सर्कुलेट हो रहा है, आतंकी उमर का ये नया वीडियो। इससे पहले भी तमाम वीडियो सामने आ चले हैं जिसमें रेकी करता हुआ नजर आया था। इसकी I-20 जो कि अल्फाला यूनिवर्सिटी के बाहर मिली थी। Misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, and there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place. तो ये वीडियो आपने देखा। वेदभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, क्रिमिनल माइंडसेट को आप बखूबी समझते हैं। इस वीडियो को देखकर आप क्या परसेप्ट कर पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, कितना जहर इसके मन में घुला हुआ है, कितना पढ़ा लिखा एक डॉक्टर जिसने सालों खुद को ट्रेन किया होगा लोगों को बचाने के लिए, अचानक से ऐसा क्या हो चला कि इतना ब्रेन वॉश हो गया? देखिए हर्षा, ये क्रिमिनल नहीं है, ये रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं। एक अनपढ़ जाहिल, एक मस्जिद का मौलवी किस तरह से लोगों को बरकलाता है उसका एक सामने आपके साक्षात आप वीडियो चला रहे हैं इसकी। ये पढ़ा लिखा नवयुवक, यंग आदमी, श्रीनगर का रहने वाला, अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों रुपए की सैलरी पर काम करने वाला, पढ़ाने वाला, उसके माइंड को किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है। ये तो पढ़ा लिखा है। आप सोचें कि जो अनपढ़ जाहिल जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको किस तरह से बरगलाया और फुसलाया जाता है, जिस वजह से वो तमाम इस तरह के नेटवर्क में आते हैं। परंतु ये जरूर एक बहुत सीरियस एक इशू है कि पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से बताया जाता है जिनको कोई दुनियादारी की जानकारी नहीं है। ये एक बहुत गंभीर समय है। क्या इस तरह के लाखों और उम्र बहुत मौजूद होंगे समाज के अंदर? उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, लोकेट करने की जरूरत है, कहां कहां से उनके लिंक्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि उसने मरने से पहले ही जो वीडियो बनाई है उसमें वकालत कर रहा है कि आप लोग आओ और जुड़ो। वो एक तरह से इनवाइट कर रहा है कि जो उग्रवाद के लिए इनवाइट कर रहा है, सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बता रहा है कि इस तरह से करने से आपको आजादी मिलेगी और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद या कुछ कहे या बहत्तर नूर जो भी लोग कहते हैं, उस तरह की चीजों को लेकर किस तरह से भड़काया जाता है, किस तरह फुसलाया जाता है, ये उसका एक साक्षात नमूना है। अब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, परंतु ये जरूर एस्टेब्लिश हो गया है इस तरह के लोगों बिल्कुल। बहुत वेदभूषण जी, टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, आपसे वापस संपर्क साधेंगे। सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये वीडियो को देखकर, उमर की बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? देखो, हम बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि उसका लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आप देखिए। इसका ये एक वे ऑफ लाइफ मतलब आम चाल चलन जैसा होता है, ऐसा ही एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है। कोई नया चीज नहीं ना कह रहा है ना कर रहा है वो। ये तब होता है, एक मिलिट्री साइंस नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमन साइंस जो बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइंस में एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। कोई चीज़ को आप 7 बार लगातार मिनिमम टाइम डिफरेंस के साथ अगर रिपीट करेंगे तो झूठा चीज भी सच्चाई हो जाता है दिमाग के अंदर। तो वही थ्योरी
यहाँ पे भी अप्लाई किया जा रहा है। रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है। एक चीज़ को आप बार बार कोई बता रहा था कल टीवी में, ये जो बाबरी मस्जिद की जो कोलैप्स हुआ है, इसको जहाँ पे मदरसाज वगैरह में अफगानिस्तान में कोई एक सेक्शन है, जगह जगह जहाँ पे रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद का फोटोग्राफ को बार बार दिखाते हैं इम्पैक्ट लाने के लिए। तो इसी तरह कोई एक घटना ऐसा देश के अंदर होगा, उसको हो सकता है कि वो स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, सिनेरियो बिल्डिंग कर रहे हैं रेडिकलाइजेशन के पर्पस के लिए, हेट स्पीच या हिंदुओं के खिलाफ एक घृणा एक सृष्टि करने के लिए, काफिर एक डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए वो एक हिस्सा वो पढ़ाते रहते हैं, उसको बार बार उसको रिपीट करते हैं और ऐसा स्टेज पे ला जाता है ताकि चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, वो पूरा नीचे वो दबा के उसको ऊपर उभर के ले आते हैं, ताकि उनके लिए, जैसे हम देशभक्त के लिए बात करते हैं, नेशन कम्स फर्स्ट, उनके लिए एक ही चीज होता है, वो है काफिरों के लिए कोई जगह नहीं है ये विश्व के ऊपर, ये सिर्फ मुस्लिम का राज होना चाहिए और दे डिजर्व टू एक्चुअली सर्वाइव एंड सर्वाइव बेटर एंड मच मोर दिस थिंग इन अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ अदर रिलीजन। तो इसी चीज को वो बार बार करने की वजह से क्या हो रहा है, इट इज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम एक रूटीन प्रिडिक्टेबल रूटीन करते हैं, उनके लिए भी एक किस्म का रूटीन हो गया है। बिल्कुल, एक तरीके से हैबिचुअल हो गए हैं और वही कैजुअलनेस यहाँ पर इस बॉडी लैंग्वेज में भी देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी और वेदभूषण जी आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। श्री गुरु तेग